अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही पार्टीज भले अलग अलग हों, लेकिन दोनों के उम्मीदवार ना सही इस वक्त मंशूर सामने आ चुके हैं। कहने को ये अलग अलग जमातें हैं, मगर उनकी बेशतर पॉलिसीज और मुख्तलिफ उमूर पर मौकफ एक सा ही लगता है। एक के पास माजी की मिसाल मौजूद है तो दूसरे के पास मुस्तकबिल का ख्वाब। कुछ ख्वाब अवाम के भी हैं, मगर उनकी ताबीर किसके पास है? कल के यकीन में हमने बिजली के बहरान पर दोनों पार्टीज के मंशूर में दर्ज दावों का जिक्र किया था, लेकिन बात जब निकली तो फिर दूर तलक गई। इसलिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के साबिक सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशूर कमेटी के मेंबर एहसन रशीद साहब, जबकि नून लीग की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मारूफ कंपनी IBM के साबिक CFO और नून लीग के मंशूर कमेटी के मेंबर जुबैर उमर साहब। पहले आपको दिखाते हैं कि कल के प्रोग्राम की चंद झलकियां और इसके बाद बात का बाकायदा आगाज करेंगे। मेरे हिसाब से तो नून लीग और PTI के मैनिफेस्टोज में फर्क नहीं है। एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास नहीं है, लेकिन दोनों बातें एक ही करते हैं। That is a very big difference. That is a very big difference. सारी पार्टीज के मैनिफेस्टोज आर वेरी सिमिलर। बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, We have done it in the past. We have delivered in the past. इनके लिए तो हर चीज 90 दिन में, करप्शन 90 दिन में। अगर मेरा ख्याल है आप किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि ये डिलीवरेबल चीज नहीं है। ये कह रहे हैं जी कि हमने पहले सारा खत्म कर दिया था बिजली का बहरान। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने IPPs लगाए थे और इनके जमाने में बिजली हो गई थी। पता नहीं कौन सी आप एवरेज निकाल रहे हैं, आपको कौन फीड करता है ये सारी इंफॉर्मेशन? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन। 7.7% अभी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये तो था कल का अहवाल। आज का हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसको बाकायदा तौर पर शुरू करें, इस डिबेट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLN, हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब, जो समझे जा रहे थे कि शायद आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उनके फैसले को कलअदम करार दिया गया। जमशेद दस्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत मुबारकबाद भी आपको। अब क्या होगा? आपकी डिग्री जाली नहीं है, उम्मीदवार हैं आप। कौन कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे? अभी भी सबसे पहले तो मैं आपको की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आज़ादी भी दी और आज का दिन जो है ना, मैं समझता हूँ गरीब मैं आपका हल्का N178 और एक्स वजीर खारजा इन रब्बानी खर का हल्का NX और मेरे लिए चल नौजवानों की टीम है जो 4 सीटों पे MPA भी हम आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो गरीब थे उन्होंने आज एक तारीख साथ इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा गरीब मजदूर और ये मेरे लिए खुशी का दिन था। और अदलिया, आजाद अदलिया को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बोलने और आजादी दी और सही फैसला दिया। जो मेरे ऊपर डिग्री का धब्बा था आज खत्म हो गया कि मैं कहता बड़ी होगी, डिग्री जेल ही नहीं थी बल्कि अदलिया है। और आपकी भी दुआएं साथ थी, मेरे TV एंकर साथ कालम निगार पाकिस्तान मोहब्बत रखता था, उन्होंने जमशेद दस्ती के लिए दुआएं भी की और अल्लाह ने सुरखरू किया। आज इस इलाके में दस्ती साहब की आवाज हम तक बहुत डिस्टर्ब आ रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया दस्ती साहब। जाहिर है अपने दोस्त अहबाब के दरमियान हैं और इस वक्त हमसे रब्ता उनसे जिस तरह से बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनकी बात आपने सुनी ली। उन्होंने कहा कि TV एंकर्स और कॉलम निगार उनके साथ रहे। अदलिया की आज़ादी उनकी बहुत बड़ी जीत। 2 सीटों से जो नेशनल असेंबली सीटें उनसे ये सामने आएंगे, इंतखाब लड़ेंगे और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। अब चलते हैं जी वापस अपने मंशूर की तरफ, बल्कि जो PTI और नून लीग के मंशूर हैं उनकी तरफ। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका और बहुत शुक्रिया एहसन रशीद साहब आपका। कल हम बात कर रहे थे बिजली की, तो जुबैर उमर साहब आपका एक मौकफ था कि हमारी टाइम में GDP भी था, हमारे पास्ट में हमारे पास बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो आपका टाइम था उसमें बिजली का बहरान भी नहीं था। आगे आप कैसे इसको फिक्स करेंगे जो इस वक्त बहरान है? जी पहले तो बेसिकली चूंकि आपने मैनिफेस्टो से शुरू किया है और मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है और PTI का भी मैनिफेस्टो आ गया, हमारा भी मैनिफेस्टो आ गया। एक मैं यार्ड स्टिक बता दूं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जिसके असद उमर पहले चेयरमैन होते थे, वो मोस्ट प्रोफेशनल फोरम है रिप्रेजेंटिंग अबाउट 40 टॉप नॉच कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने जो इवेल्युएशन की है मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज की, उसमें उन्होंने PMLN के मैनिफेस्टो को 83% रेटिंग दी है वर्सेस 66% ऑफ PTI। सो दैट डिफरेंस फ्रॉम अ प्रोफेशनल बॉडी, मोस्ट हाईएस्ट प्रोफेशनल बॉडी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से आई है। सो एक तो ये रिकॉर्ड के हवाले से मैं बता दूं कि कितना, और उसमें जो उनकी प्रोफेशनल इवैल्यूएशन है उसमें उन्होंने एक एक चीज़ की कितनी ऑथेंटिक और कितनी इनकी
लॉजिकल है और उस कितना रियलिस्ट है मैनिफेस्टो, चाहे वो बिजली के हवाले से है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से है, चाहे स्टेट सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से है, चाहे करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से या मुख्तलिफ दूसरे सेक्टर्स के हवाले से। सो उनके हिसाब से हमारा बिल्कुल कंक्रीट प्लान है और बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। और हमने दूसरी चीज़ जो मैनिफेस्टो में शामिल की, हमने इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी शामिल किया है कि हाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज मैनिफेस्टो एक ब्रॉड गाइडलाइंस होती है जिसमें टारगेट सेट किए जाते हैं कि जी आप जीडीपी ग्रोथ क्या रखेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हमने उसके साथ एंड में चैप्टर ये भी रखा है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। सो दैट इज एज फार एज द मैनिफेस्टो इज कंसर्न। और उसमें जो जवाब आएंगे, बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन पूछा है बिजली के बहरान को रिफॉर्म करने के लिए, ये संगीन तरीन पाकिस्तान के चैलेंजेस में से है और मैं कहता हूँ ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। और कल जो बहस हम कर रहे थे 99 में, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने नोट की होगी, सुनने वालों ने भी, कि पीटीआई के नुमाइंदे हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफदारी करते हैं। उन्होंने कहा 97 में जब हम आए थे तो पीपल्स पार्टी की वजह से बड़ा अच्छा काम पीपल्स पार्टी का हुआ था। सो दे हैव टू फर्स्ट डिफाइन हु दे रियल enemy is as far as the political field is concerned। तो क्लियरली लगता है PMLN is the target और उस हद तक है कि वो PVP को भी सपोर्ट कर जाएंगे। हमने जो पकड़ धकड़ की थी, बिल्कुल IPPs लगे थे पकड़ धकड़, तो उसके गलत तरीकेकार पर पकड़ धकड़ हुई थी। ये सिर्फ इस बात पर पकड़ धकड़ हुई थी कि भाई आपने प्रोसेस फॉलो किया था नहीं किया था, इसमें करप्शन का एलिमेंट था नहीं था, उस हद तक हमने की थी। सो बिजली के बहरान का अगर जो फ्यूचर में जो रिफॉर्म्स है वो जिस तरह हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है और बड़ा कंक्रीट लिखा है, जिस तरह मैंने कहा कि जी देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिस तरह जेनकोज हैं या डिस्कोज हैं या दूसरे इदारे हैं, उसमें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने प्रपोज किए हैं कि कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर से लाके बिठाएंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दिस इज अ फंडामेंटल चेंज सना जो मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर से आके सेलेक्ट करते हैं सीईओ को, तो सीईओ इज अकाउंटेबल टू द बोर्ड, नॉट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और देयरफॉर यू स्टॉप द पॉलिटिकल इंटरवेंशन ऑल्सो। ठीक है, एहसन रशीद साहब आप पर आऊंगी, क्योंकि एक तो आप डिफाइन कर दें कि आप किसके खिलाफ हैं, नून लीग के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, एक तो ये सवाल आ गया। दूसरा ये कि एक लेमैन टर्म्स में समझा दीजिए, क्योंकि देखिए मंशूर बहुत सारे अवाम में नहीं पढ़ा जाएगा, तो अवाम को जरा बेहतर तौर पर समझाइए। बिजली का हाल, बिजली के बहरान का हाल आपके पास है या इनके पास? देखिए, मैं अर्ज करूं जी कि हम सब पार्टियों के खिलाफ हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। जहाँ तक ये मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, ये वादे वईद हैं जो कौम के साथ किए जाते हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये पहले भी मैनिफेस्टोज लाते रहे, कौम ने इनको 2 दफ़े मरकज़ में चांस दिया, 4 दफ़ा इन्होंने प्रोविंस में हुकूमत की है और इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। अब इन्होंने, कल बात हो रही थी कि जनाब जीडीपी ग्रोथ की, मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल है क्या। देखिए, पहली जब हुकूमत आई इनकी, तो इनका जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 4.1% था जीडीपी का नवाज शरीफ की हुकूमत में। उससे पहले ज़ियाउल हक के ज़माने में 5.9% था, और ये सारे गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूँ आपको। मुशर्रफ का भी 5.1% था, इनका बहुत कम था। दूसरी दफ़े जब आए, फिर इनका जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का 3.1% था, विच इज़ द लोएस्ट पेस ऑफ ग्रोथ for any government on a record and exactly as bad as the performance of the just concluded PPP-led government. ये इनका हालात है। वी एवरेज ग्रोथ 3.1% थी। उसके बाद 2008 और 18 में पंजाब की जीडीपी ग्रोथ was 2.4%, which was less than the national average of 3.4% of Sindh and other provinces. तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इनको कौम ने कितनी बारियां देनी है? ये जो वादे वईद अब कर रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं किए? और दिस इज़ अ फैक्ट कि जो भी IPPs आपके लगे थे वो बेनज़ीर भुट्टो ने सैंक्शन किए थे। कुछ उनके ज़माने में लगे, कुछ इनके ज़माने में लगे, लेकिन इनके इनिशिएटिव पे मेरा ख्याल शायद एक आधा कोई प्लांट लगा हो। इन्होंने ऐड नहीं किया उनको, क्योंकि इनके ज़माने में बिजली वाफिर थी। दे डिड नॉट ऐड। उसके बाद मुशर्रफ की हुकूमत ने भी कोई ऐड नहीं किया। तो बिजली का बहरान जो है वो आपकी मईशत के लिए बहुत ही तबाहकुन है, और इसमें आप इंडिजिनस रिसोर्सेज, अब पिछली गवर्नमेंट को 5 साल मिले, आपके पास दुनिया के मेरा ख्याल
दूसरे चौथे बड़े जखायर हैं कोयले के। नहीं, लेकिन ऐसा रशीद साहब जी, रशीद साहब मैं एक मिनट मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखें करप्शन 90 दिन में खत्म हो सकती है, ये खान साहब कहते भी हैं। अच्छा, और ये 3 साल का टाइम फ्रेम है, बिजली 3 साल का टाइम फ्रेम है, यानी कि बिजली बड़ा मसला हुआ ना। नहीं, बिजली बहुत बड़ा मसला है। देखिए उसमें प्लांट लगने में सना प्लांट ओवरनाइट नहीं लग सकते, प्लांट लगने में वक्त दरकार होता है। आपको नए प्लांट लगाने पड़ेंगे, एनवायरमेंट इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको अमल लाना पड़ेगा मुल्क में ताकि इन्वेस्टमेंट आए, लोग पैसे लेके आए, प्लांट लगे, उसमें वक्त लगता है, ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन आप बहुत से मेजर्स ले सकते हैं। नहीं, मैं जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था, आप बिजली की चोरी रोक लें, रूल ऑफ लॉ ले आए, अकाउंटेबिलिटी हो जाए, उससे ही आपको पैसे इतने मिल जाएंगे। जो 40% बिजली चोरी है, जिसके पैसे नहीं मिल रहे आज, तो आपका सर्कुलर डेट जो है वो कम हो सकता है। आपके जो प्लांट बंद पड़े आज बंद इसलिए पड़े कि हुकूमत के पास पैसे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 20 बिलियन दे दो इन प्लांट्स को तो चल पड़े, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है 20 बिलियन देने को। बेसिकली गवर्नमेंट कंगाल है, देयर इज नो मनी। और जब तक रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होगी, आप टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे, मामला आगे चल ही नहीं सकता। और उसमें भी इनके मैनिफेस्टो में कोई ऐसा तरीका नहीं बताया कि ये कैसे टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसको 15% पे लेके आएंगे। इनकी गवर्नमेंट्स में हमेशा रिलीफ देते रहे बड़ी बिजनेस को, बिजनेसमैनों को। अब भी वैट की बात नहीं कर रहे हैं, जीएसटी की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करेंगे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। देखिए हिंदुस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो 18% पे चला गया है, इस वक्त 9% के करीब है। एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। जो भी हुकूमत आए, जब तक टैक्स नहीं इकट्ठा कर पाएगी, रिप्लाई टू दिस आगे कैसे चलेगा काम? क्योंकि बहुत लिस्ट बढ़ गई है। पहली तो उमर साहब, लेकिन आपको पता है ना कि ये नंबर्स जो हैं दे गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, और मैं चाहती हूँ कि आप जरा प्लीज अगर लेमैन टर्म्स में आवाम को समझाएं, आवाम को समझाएं, क्योंकि ये जी देखें पीटीआई बहुत चीजें घुमा के पेश करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बाकी मानदा प्रोविंसेस के हवाले से रेट ऑफ ग्रोथ से कम है। पहली तो बात यह है कि इवन फॉर अ लेमैन, वो अगर वो कहते हैं ना कि पंजाब में की हदूद में जब दाखिल होते हैं तो वो उसको फ़र्क पता चल जाता है। और मैं सिर्फ रिकॉर्ड्स की दुरुस्ती के लिए बता दूं एहसन रशीद साहब को कि ये 2.4% है, ये 2004 से लेकर 2009 का 5 साल का पीरियड है। इसमें हमारे सिर्फ 1 साल हैं। तो आप वो जो आप हमारे खाते में डाल रहे हैं परवेज इलाही के 4 साल, वो आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरी चीज ये है कि 1992 में 7.7% जीडीपी ग्रोथ था। देखें, और 2 यार्ड स्टिक होते हैं जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अगर आप जिसको आप कह सकते हैं कि जी वेदर दे डेमोन्स्ट्रेट द गुडनेस और बैडनेस एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। तो पहला इन्होंने कहा कि हम 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो कैसे लेके जाएंगे। 1999 में जब हमारी हुकूमत को निकाला गया तो उस वक्त 13.8% टैक्स टू जीडीपी रेशो था। एंड आई चैलेंज एनीवन कि ये इस नंबर को चैलेंज कर। 13.8% तो आज से 14 साल पहले हम अचीव कर चुके थे। अब ये कह रहे हैं कि हम 2018 में 15% कैसे अचीव करेंगे। आई मीन 1.2% आगे लेके जाना, मेरा ख्याल है अगर हमारी हुकूमत रहती। और मैं आपको सना बिल्कुल अवाम के हवाले से बता दूं कि 13.8% और 9.5% का फर्क है कि जो 9.5% आज है, उसका मतलब ये है फिजिकल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में 1100 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा एक फिजिकल ईयर में टैक्स की मद में हुकूमत के पास जाते। 1100 बिलियन रुपीस अगर सिर्फ सेम टैक्स टू जीडीपी रेशो रखा जाता। सो इमेजिन ओवर द लास्ट 14 इयर्स हाउ मेनी ट्रिलियन रुपीस अगर पीएमएलएन की हुकूमत रहती और रिफॉर्म्स चलते जाते तो हम 13.8% पर नहीं रहते। ये जो 18% का जिक्र कर रहे हैं, जिस वक्त हमने 13.8% किया था अचीव, तो इंडिया का 13% था, हमारे से कम था। दूसरी बात यह है कि अभी भी ये पीपल्स पार्टी हमारे एक्सपेंस पर पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा 3.1% ग्रोथ रेट था 1999 में। 1999 में मेरा ख्याल है एहसन रशीद साहब भूल गए हैं कि न्यूक्लियर डेटोनेशन हुआ था 98 में और तमाम दुनिया ने सैंक्शंस लगा दिए थे। उस वक्त सरवाइव करना वाज बेयर मिनिमम, और उससे हम निकल के बाय फरवरी 1999 वी वर बैक इन द पेरिस क्लब, वी वर बैक विद द IMF प्रोग्राम। दिस वाज अ चेंज ब्रॉट विद इन अ मैटर ऑफ 6 to 7 months। और उसी की वजह से, उसी रिफॉर्म्स की वजह से मुशर्रफ हुकूमत को जाके स्टेबिलिटी। उमर साहब, लेट मी इंटरप्ट यू। उमर साहब देखें ना, आप बात कर रहे हैं था और वो बात कर रहे हैं होगा। मैं अभी क्या मैं जानना चाहती हूँ कि नहीं, हाँ, अभी का भी बात नहीं ठीक है, मगर मैं भी अर्ज कर दूंगी। देखिए 5 साल की बात की है, एक मिनट जुबैर मुझे भी बोलने दें। ये जीडीपी की बात को जो कर रहे हैं ना, टैक्स टू जीडीपी की,
इनके पहले जब आए ये पहली दफे पावर में 14.3% थी। इन्होंने बड़े बिजनेस को, अमीर आदमियों को टैक्स रिलीफ दिया, वो गिर गया इनके दौर में 13.3% हो गया। और ये हमेशा जब भी आते हैं 13.3 तो मान ही लिया, बड़े बिजनेस को उनको हेल्प करते हैं, टैक्स अच्छा जरा मुझे इजाजत दीजिए, अब जीडीपी से जरा आगे चलते हैं। असली मसला यही है, इस वक्त पाकिस्तान का खर्चा है 3,300 बिलियन रुपीस, आपका रेवेन्यू हो रहा है 2,000 बिलियन। 1,300 बिलियन के लिए आप दुनिया में भीख मांग रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, जलील हो रहे हैं। जब तक ये कौम टैक्स नहीं देगी, और कौम उसी को टैक्स देगी जो खुद टैक्स देते हो। इनकी 70% इनके मेंबर असेंबली में बैठे हुए हैं, उनके पास एनटीएन नंबर ही नहीं है। रशीद साहब, इसको ना छेड़े, मैं नाम ले दूंगा, काफी बड़े-बड़े आपके, हमारे बहुत बड़े-बड़े नाम हैं आपके भी। देखिए, हमने तो अपनी लीडरशिप प्रेसिडेंट से लेके जनरल सेक्रेटरी और तमाम लोग हैं जिनका रिकॉर्ड आप चेक करवा सकते हैं। रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, ओपन दैट डिबेट। ईसीपी चेक कर रही है रिकॉर्ड, आपका भी पता लग जाएगा। जावेद हाशमी साहब, आरिफ अलवी साहब, तमाम जो है उनके रिकॉर्ड अभी चेक करवा लें। निकाल दे, ईसीपी निकाल दे, उनको इलेक्शन ना लड़ने के लिए। नहीं जी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बात करेंगे तो हमारे पास 3.4 बिलियन के जो खुद जो हैं, दे आर टैक्स। आप जावेद हाशमी साहब का जाके चेक कर लें, आरिफ अलवी साहब का चेक कर लें इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में। ठीक है, बहरहाल बात ये है, और भी 8-10 नाम सियासतदान तो आप देखिए, ये तो अखबारों में छपा है ना, 70% आपके जो मेंबर थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप आरिफ अलवी साहब का देख लें, निकाल के पिछले 3 साल नंबर नहीं है उनके पास। कौन लोग बैठे थे? तो जावेद हाशमी साहब के पास भी नहीं है एनटीएन नंबर, आपके प्रेसिडेंट हैं, कमाल है। लोग बैठे हुए थे, तो ये जनाब ये खुद टैक्स देते नहीं है। साहब, जावेद हाशमी और आरिफ अलवी साहब का एनटीएन नंबर है कि नहीं? उनके बिल्कुल नंबर है आरिफ अलवी का, लेकिन टैक्स पिछले 3 साल में नहीं दिया हुआ। नहीं, टैक्स दिया हुआ उन्होंने, हमारी वेबसाइट पे है। मतलब वो कह रहे हैं कि दिया हो या ना दिया हो, और अगर हमारे किसी मेंबर ने 200 रुपए भी कम दिया है, वो उसको अटैक करते हैं। और अपने जनरल सेक्रेटरी के बारे में कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि दिया हो वो या नहीं दिया हो, क्या फर्क पड़ता है? सो व्हाई डू यू ओपन अ डिबेट जहां आपके अपने क्लोसेस्ट में इतना कुछ? मेरे भाई, असली मसला पाकिस्तान का पैसे होंगे तो वो चलेगा ना। जी जी जी। अच्छा एहसन साहब, एक सेकंड, उमर साहब मुझे ये बता दीजिए कि मुल्की मसाइल से निपटना ज्यादा मुश्किल काम है या टिकट तकसीम करना, ये जरा बता दीजिए। मेरा ख्याल है मुल्की मसाइल से निपटना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड द चैलेंजेस दैट पाकिस्तान फेसेस। वो जाहिर है टिकट की तकसीम भी एक मुश्किल मरहला है, बट नथिंग कंपेरेबल टू, मेरा ख्याल है बिजली का बुहरान हल करना या करप्शन का। हालांकि पीटीआई के पास तो तमाम मसाइल का हल 90 दिन के अंदर है, सिवाय बिजली के बुहरान, बिकॉज बिजली के बुहरान में लोग पूछेंगे कि 90 दिन के बाद क्या हुआ। आप सही कह रही हैं, मैं जवाब दे दूं, दोनों ही बड़े मुश्किल मरहले हैं। देखिए, टीम सिलेक्शन वो तो आपको पता होगा एहसन साहब, ये बता दें एहसन साहब, एक इसमें भी कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि 90 दिन में कर देंगे या 90 घंटे में कर देंगे, ये तो कोई लंबा ही चल रहा है। कौन अपने कार्ड्स पहले शो करेगा, आप या वो? देखिए, 90 दिन में मेगा करप्शन पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। जैसे तौकीर सादिक 82 बिलियन लेके भाग गया, कोई कितने पैसे लेके भाग गया, राजा परवेज अशरफ, राजा रेंटल जो $500 मिलियन का स्कैम हुआ आपका एनर्जी का, बिल्कुल हो जाएगा। जनरल ज़िया वाले 90 दिन तो नहीं है एहसन साहब, जनरल ज़िया वाले 90 दिन तो नहीं होंगे। देखिए, अगर आप रूल ऑफ लॉ ले आए और अकाउंटेबिलिटी ले आए तो कोई नहीं, 90 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए मैदान में अपने उम्मीदवार तो ले आए। आप लोग अपने हमारा तो तकरीबन हो गया, होगी कैसे? नहीं, हमारा तकरीबन हो गया, हमारी टीम सिलेक्शन होगी, इंशाल्लाह कल या परसों तक अनाउंस कर देंगे और बड़ी अच्छी टीम कौम को पेश करेंगे इंशाल्लाह। और अगला इलेक्शन जो है वो तब्दीली का है, चेंज का है और नया पाकिस्तान का है। ड्रीम टीम में सारे मेंबर जो है मुशर्रफ, ड्रीम टीम जो है उसमें कसूरी साहब है, शाह महमूद कुरैशी हैं, जावेद हाशमी हैं, वो ड्रीम टीम है यंगस्टर्स। जी बिल्कुल, उन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई अभी मैंने आपको बताया, कह रहे उंगली नहीं उठा सकता, मैंने नाम लेकर बताया, आप कह रहे हैं नाम नहीं उठा सकता, वो तो आपके साथ ही 4 में से 2। जावेद हाशमी साहब तो आपके साथ थे 20 साल, आपने क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो चोर है। इजाजत दे दें, एक वक्फे का वक्त हो गया, दोनों लेट्स टेक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कराची के मसले पर, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास कराची के मसले का हल भी है और कराची के स्टेक होल्डर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो इस हल के बारे में क्या कहती है, ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर उमर साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं एहसन रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अब जुबैर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे थे बिजली के बहरान पे, हमने बात की, हमने इलेक्टेबल्स पे बात की, टिकटों पे बात की, अब जरा आ जाते हैं कराची के मसले की तरफ। तो मैं चाहूंगी कि जो नवाज शरीफ साहब का मसले का हल है कराची का, जरा पहले वो आवाम को सुनाएं, फिर आपसे सवाल करें। अच्छा, मैं एक क्लेरिफिकेशन कर सकता हूँ प्लीज, इफ यू अलाउ सना। एक जो मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल माइक में कोई आ गया था। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ क्योंकि आप कहनी, सॉरी जुबैर साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि आई वांट टू जस्ट ब्रिंग बैक वन पॉइंट। एक स्टेटमेंट देने के बाद मैं आ जाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू टेल कि ये हम जब लिंकेज करते हैं ना 90s की बात करते हैं, तो 90s में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था 1997 में फॉर एग्जांपल जब हुकूमत में आए थे नवाज शरीफ साहब, तो पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर वाज कोलैप्सिंग। हबीब बैंक, यूबीएल, नेशनल बैंक, ऑल वर इन रेड एंड इन बिलियंस ऑफ रेड। और उसके लिए क्या किया रिफॉर्म एजेंडा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तमाम 100% प्राइवेट सेक्टर से, शौकत तरीन, जुबैर सुमरो, मियां मोहम्मद सुमरो को इंटरनेशनल बैंकर्स ऑफ रिप्यूट को लाके वो प्रेसिडेंट्स बनाया, एंड बाय 1999 दे वर प्रॉफिटेबल एंड कंट्रीब्यूटिंग बिलियंस। वो हम लिंकेज आज बताना चाहते हैं कि जिस तरह हमने वो रिफॉर्म किया था, आज जो स्टेट एंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं लाइक पावडा, पीआईए, रेलवे एंड स्टील मिल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको हमारे पास तजर्बा है, हमने करके पहले दिखाया और हम करेंगे। अब आई वांट टू कम टू द सिचुएशन ऑफ कराची। जी, कराची, मैं तो खुद कराची का रहने वाला हूँ, और कराची की सिचुएशन जो है जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है, बिकॉज नंबर 1 कमर्शियल हब है, और जो पिछले 5 साल में ख़ास तौर पर होता रहा है, और ये जितनी भी हुकूमत में हिस्सेदार थे, MQM भी था उसमें, पीपल्स पार्टी भी थी, ANP भी थी, और इनकी डिसमल परफॉर्मेंस है फर्स्ट थिंग। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि जो गवर्नेंस, जो मैं कल भी बात कर रहा था, जो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस है सना इन सिंध, दे हैव वर्चुअली कोलैप्स्ड। सो इस वक्त अगर कोई, मैं सिटीजन हूँ और मैंने पुलिस स्टेशन जाना है, या मैंने बिजली कनेक्ट करवानी है, या मैंने कोई और चीज़ वाटर कनेक्शन करवाना है, या कोई भी मेरा काम है, या कॉलेज में दाखिला है, I cannot get that because every state institution has collapsed. So the first task of the new government has to be to revive and restore the state institutions जो वहाँ सिंध में सर्विस डिलीवरी, क्योंकि अगर सर्विस डिलीवरी नहीं होगी और पुलिस के रिफॉर्म नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आप फिर उसके जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी थी स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, हम पर ये कैसे करेंगे? उमर साहब, ये बात तो बहुत अच्छी है, आपकी बातें बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपका तो यहाँ पर कोई इलेक्टेबल्स नहीं है ना, आपके इलेक्टेबल्स नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीटें लेती है। पहले थी ना, नहीं आपके बता देना क्या है? पहले थी। वी आर कंटेस्टिंग ऑन एवरी सीट, वी हैव वेरी गुड चांसेस। हम वी माइट एंटर इनटू कोalition, बट बात यह है कि वी हैव वेरी गुड कैंडिडेट्स। और पिछली दफा भी किसके साथ कोalition करेंगे? किसके साथ कोalition करेंगे? अभी बातचीत चल रही है, फंक्शनल के साथ भी कर रहे हैं, अभी जमात के साथ भी बातचीत चल रही है। बट व्हाट आई वांट टू से इज इवन 2008 जमात इस्लामी ने तो रद्द कर दिया कि कोई कोalition नहीं होगी। चले वो ठीक है, और वो तो कह रहे हैं अपनी 2008 में मुशाहिदुल्लाह जीत चुके थे 253 से, उनको धांधली से MQM ने हरवाया था। हमारे 2-3 और मेंबर्स थे जो जीत चुके थे, जिनको हरवाया गया था। आपको पता है 2008 में तो इतनी मैसिव किस्म की धांधली हुई थी कि ठप्पे लगे थे बैठ के, उधर फारूक सत्तार साहब भी हार चुके थे। MQM ने धांधली से हराया था जी, MQM को धांधली से हराया था जी, MQM ने। नहीं, सारी सीटों पर मैं नहीं क्लेम किया, मैं सारी सीटों पर क्लेम नहीं कर रहा। लेट्स बी फेयर, MQM इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची एंड वी एक्सेप्ट दैट पोजीशन। चला मैं अर्ज करूं, कराची का मसला क्या है? मसला ये है कि वहां पे टर्फ वॉर है, भत्ता लेने की लड़ाई है, और पहले एक ही पार्टी होती थी इसलिए जरा लड़ाई झगड़ा कम था। अब 3 पार्टियां 4 पार्टियां हो गई उसी भत्ते के हकदार। तो ये लड़ाई टर्फ वॉर है, ये भत्ते की लड़ाई है। इसका सोल्यूशन एक ही है, रूल ऑफ लॉ और पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना, और कानून की रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स करने वाली हुकूमत होती है ना। नहीं जी, आप देखिए ना, अगर आप पुलिस कैसे करेंगे? नहीं, मैं बता देता हूं। इत्तेहाद नहीं करना चाहते, कैसे करेंगे? मैं बिल्कुल हो सकती है जी, क्यों नहीं हो सकता? पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें, मेरिट पे पुलिस वाले लगवाएं, तो आपके हालात ठीक हो सकते हैं कराची के भी। जब पुलिस ठीक हो जाएगी तो हालात भी ठीक हो जाएंगे। ये कौन करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे करेगी? बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, क्योंकि सिंध में भी इंशाल्लाह हमें काफी कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हम मरकज में आके अगर हम एक लॉ बना, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करते हैं, तो सारे मुल्क में एस्टैब्लिश होगा।
और पुलिस जो है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, दैट विल इंश्योर कि पुलिस जो है, जैसे पंजाब में भर्ती होती है, सब सिफारिशों पे भर्ती करते हैं, इसी तरह सिंध में हाईली पॉलिटिसाइज्ड है आपकी पुलिस, तो वो तो एक पार्टी की तरफदारी करेगी या दूसरी पार्टी की तरफदारी करेगी, इसलिए जो क्रिमिनल्स हैं वो तो पकड़े ही नहीं जाते। तो ये जनाब आपको पुलिस ठीक है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब को धांधली से हरवाया था, इल्जाम लगा रहे हैं जुबैर उमर साहब, इन ऑल फेयरनेस एक ही सीट के इल्जाम लगा रहे हैं, ये बता दीजिए। दूसरा ये बता दीजिए कि मसले का हल क्या है कराची के, क्योंकि ये इनके मंशूर में है, आपके मंशूर में है। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें और मैं एक चीज़ और भी हाईलाइट करूँ। अभी मैंने आपके पूरे मंशूर की गुफ्तगू सुनी। मैं एक ज़िम्मेदार पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कौमी जमात का मेंबर हूँ, तो मैं किसी भी किस्म का सतही, चीप और गैर जिम्मेदार किस्म का स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मेरे पास भी इल्ज़ामात की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, किस दौर में क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से किन के फैसलों को मावराए अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगे, हुकूमतें बरतरफ की गई, करप्शन के चार्जेस लगे। मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन लोगों की। और मुझे कराची के गवर्नर राज, किंगरू कोर्ट्स, आर्मी कोर्ट्स और यहाँ पर झूठे इल्ज़ामात, जिनापुर, हकीम सईद, यानी मैं कौन सा इल्ज़ाम अगर आपके सामने पेश करूं तो आपको वो मकरू चेहरे याद आ जाएंगे जिन्होंने कराची को बर्बाद करने में अपनी पार्टी की रिट को, अपनी पार्टी की अनापरस्ती को, कराची वालों को कुर्बान करके उन्होंने जो ना वो उसको तरजीह दी है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि मैनिफेस्टो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में जो चीज़ लिखी होती है वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, और मैं किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को यकीनन इंतहाई एहतराम की नज़र से देखता हूँ, जिस तरीके से मेरी पार्टी का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मैनिफेस्टो है। और जहाँ तक बात है डिलीवरी की, किसी के मैनिफेस्टो में बशमूल मेरे मैनिफेस्टो के ये नहीं लिखा हुआ कि ये जीत कर अपोजिशन के अंदर जाएंगे, ये हुकूमत में जाएंगे, और यकीनन जब हुकूमत में जाएंगे तो हुकूमत इनके नुमाइंदे करेंगे, और ये वो नुमाइंदे होंगे जो पाकिस्तान के 98% गरीब मुतवस्सित तबके जिनके मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने जाएंगे। ये करोड़पति, अरबपति, मिलियनर, बिलियनर लोगों के मसाइल हल करने नहीं जाएंगे, जबकि उस पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान को, मासेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो गरीब लोग, ये उनका मसला हल करेंगे। और वो जाएंगे कौन लोग, यकीनन ये एक सवाल है, क्योंकि डिलीवरी देने वाले वो लोग हैं जो करप्ट ना हो, जो जाली ना हो, जो फेक ना हो, जो बडेरे ना हो, जो जागीरदार ना हो, जो भांजे भतीजे और हमजुल्फ की जो है ना सियासत ना करते हो, जो अपने खानदान की सियासत ना करते हो, जिन्होंने महल्लात ना बनाए हो, जिन्होंने बैरून मुल्क जायदादें ना बनाई हो, जो करप्शन ना कर चुके हो, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लेके माफ ना करो। लेकिन माजरत के साथ जो 62-63 का जो तमाशा इस वक्त लगा, पूरे मुल्क की आवाम ये सोच रही थी कि शायद इस मुल्क में ऐसा इनकलाब बर्पा होने जा रहा है कि वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम कातिल, वो तमाम जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लूट कर खाया, जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम के नारे लगाए और अपने मंशूर के जरिए उन्हें बेवकूफ़ बनाया, वो इस इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन तमाम लोगों को दोबारा से बाइज्जत तौर पर ग्रीन चिट देकर इलेक्शन में दोबारा हिस्सा देने की उनको इजाजत मिली। कोई इस पार्टी से नाराज हुआ उसमें चला गया, कोई उससे नाराज हुआ उसमें चला गया, किसी को रेट मिले तो वो बिक गया, किसी को रेट नहीं मिले तो वो दूसरी तरफ चला गया, इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। ख्वाजा साहब, मुझे जरा सिंध के मामले पर आ जाएं, अगर कराची के मामले पर आ जाएं। जी सॉरी जी यस, अब मैं सिंध के मामले पर आऊं। देखिए, हम बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि कराची जो है वो पाकिस्तान की तमाम फॉल्ट लाइन का मरकज है। कराची का कोई जुर्म पाकिस्तान के जुर्म से अलहदा नहीं है, कराची कोई दूसरे मुल्क का हिस्सा नहीं है। और अगर जराइम की स्टैटिस्टिक निकालें तो बदकिस्मती से इन 5 सालों में तमाम प्रोग्राम कराची पे हुए, क्योंकि कराची का कत्ल बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए कराची का लॉ एंड ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। गो कि पंजाब के 5 साल की पुलिस स्टैटिस्टिक की जो सूरत हाल है वो कराची की सूरत हाल से ज्यादा बदतरीन है, लेकिन क्योंकि ये इकोनॉमिक हब है, हमारे पास कैटेगोरिकली इसके बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, क्योंकि हम यहाँ की सबसे बड़ी जमात है और ये हमारा घर है कि कराची में 2 चीज़ों में आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क करना होगा।
एक तो जो आपका स्ट्रीट क्राइम है वो, और दूसरा पूरे पाकिस्तान को जो फॉल्ट लाइन इधर है जिसमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से लेकर सेक्टेरियनिज्म है, फॉल्ट लाइन को आपको 10 साल मिले इस फॉल्ट लाइन को एड्रेस करने के लिए नहीं किया आपने ख्वाजा साहब, 10 लाइन मिले इस फॉल्ट लाइन को एड्रेस करने के लिए आपने नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि ये दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों जमातें हैं जो कराची को असलहे से पाक करेंगी, तहरीकें चलाएंगी उन तमाम पार्टीज के खिलाफ जिनके मुसल्लह विंग्स मौजूद हैं। ये खान साहब भी कह चुके हैं, शरीफ साहब भी कह चुके हैं। मुझे ये फरमा दीजिए ये दोनों कर पाएंगे या नहीं? देखिए, हम तो ये दावत देते हैं कि कराची सिर्फ और सिर्फ एक जमात का मसला नहीं है। कराची पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है। जब इसे आप इकोनॉमिक हब कहते हैं, मिनी पाकिस्तान कहते हैं, या ऐसी जमातें भी हैं जो कराची के असले से पाक करना, कराची को जराइम से पाक करना के नारे लगाती हैं और बैकडोर पर अमन के लिए गैंगस्टर के साथ रैलियां भी निकालती हैं। हम ये समझते हैं कि कराची के अगर अमन का कोई ख्वाहिशमंद है, पीटीआई कर सकती है, खान साहब कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, इनको नुमाइंदगी मिलेगी यहां पर कुछ करने की नहीं? हाँ क्या? मैंने आपसे कैटेगोरिकली कह दिया कि किसी इनफरादी पार्टी का तो काम ही नहीं है ना। इलेक्शन में जाएंगे, इनफरादी पार्टी का काम होंगे, मुंतखब होने के बाद अपने उन नुमाइंदों से ये उम्मीद कर सकते हैं। और मैं एंड में सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, देखिए हमने 2003 से 2007 तक का एक मॉडल दिया है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हमारे पास एक सक्सेस मॉडल मौजूद है। उसी पुलिस और रेंजर्स के साथ आपने भत्ते और टारगेट किलिंग की 5 साल में किसी मीडिया पे, किसी अखबार में वो इस्तिला भी नहीं सुनी। बदकिस्मती से ये इस्तिला 2008 में आई और 2008 में हमारा अमल कराची के अवाम को भी मालूम है। आपकी बात क्लियर हो गई। आवाज उठाई आपने, उसकी निशानदेही। मैं अर्ज करूं सना, देखिए सॉरी आज मैं आप पर आऊंगी सर, 1 मिनट ब्रेक ले लेने दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप ही से बात सुनेंगे। इज़हार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कह दिया किसी इनफरादी पार्टी का ये काम नहीं है, यही पॉइंट है जिसको हम आगे लेके चलेंगे। और ऑफकोर्स इत्तेहाद बहुत जरूरी है, अगर इत्तेहाद किसी से नहीं हो रहा है तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो थरपारकर में कर रहे हैं वो क्या है, और जो 56 और 55 पे नवाज शेख रशीद साहब और इमरान खान के दरमियान हो रहा है उसको क्या कहेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू यकीन। हम एक बार फिर आपके सामने हैं एहसन रशीद साहब के साथ और जुबैर उमर साहब के साथ। सॉरी जी वक्त कम है इसलिए हम टू आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एहसन रशीद साहब जरा ये बता दीजिएगा, अगर आपको कराची के ऊपर कुछ कहना है तो यू हैव अ फ्यू सेकंड्स। जी देखिए, कराची में जी जैसे पहले मैंने अर्ज किया था कि डीवेपनाइज करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। एतराज नहीं है सर, ये आप बात कर सके रशीद साहब, ये बात पे तो एतराज ही नहीं कि करना क्या है, करना जो है वो आप भी यही कहते हैं, अच्छा दूसरी मैं अर्ज करूं, मैं ये कहना चाह रहा था कि एमक्यूएम कह रही कि उनके जमाने में बड़ा अमन था, लेकिन पिछले 5 साल जो हुकूमत के उसमें भी ये हुकूमत में शरीक थे। तो इट इज द कलेक्टिव failure or collective success. I think it is a total failure. They were part of the government. अब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट का हिस्सा भी थे, पर्क्स भी इन्होंने एंजॉय की, कराची का बेड़ा गर्क भी किया। सिंध में कितने लोग, सिंध में कितने टिकट्स हैं आपके पास, कितने इलेक्टेबल्स हैं सिंध में जी? वो तो इलेक्शन में पता लगेगा ना इंशाल्लाह, जो वेव तब्दीली की और चेंज की चलेगी। आप बांट रहे हैं, आपको पता होगा ना कि कितने सिंध में कितने हैं अंदाजा? सिंध में इंशाल्लाह 25-30% निकालेंगे सीटें। अच्छा चले, एक शाह महमूद कुरैशी साहब का तो रूहानी इत्तेहाद समझ में नहीं आता, लेकिन चले वो सियासी इत्तेहाद ही सही, एक तो चले उनकी सीट हो गई। और नहीं जी, और बहुत से हैं, हमारी लिस्ट कल आ जाए। आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट दैट, आपके अगले प्रोग्राम में बता देंगे। कराची के हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि एक आपने कहा कि क्या करेंगे, एक तो ये है देखें बहुत सी चीजें एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2011 का, जिसमें उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टी इंप्लीमेंट करने के लिए हुकूमत का हिस्सा होना पड़ेगा। नहीं मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मुझे पता है कि करना क्या है, मुझे ये बता दीजिए कि कैसे करेंगे, क्योंकि कोalition में आप आना नहीं चाहते और यहाँ से आपके पास नहीं है सीटें। ये बात ये तो आप कह रही है ना, नहीं है सीटें, देखें। अच्छा आप मुझे बता दें कितने इलेक्टेबल्स हैं। अच्छा आप बता दें कितनी सीटें आपकी, कितने लोग? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी काउंट करके नहीं आया, लेकिन नेशनल असेंबली की पिछले 3 टेन्योर्स में कितने हैं नून लीग के सिंध असेंबली में हैं? कोई मुझे बता दे कितने? बिल्कुल 1997 के इलेक्शंस में 10 से 12 नेशनल असेंबली की सीट्स थी सिंध में। आप आई मीन दैट वाज जब 2/3 मेजॉरिटी PMLN ने ली है, तो इट्स आल्सो गॉट 10 to 12 सीट्स, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। बट मैं जो बात कर रहा था, देखें बात ये होती है कि अगर ये इसमें बहुत सा जो ब्लेम है मैं PTI को भी देता हूं, क्योंकि इमरान खान को
लाहौर में ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब लगती है। वो कहते हैं कि मगरिब के बाद यहां से नहीं निकल सकते, लेकिन कराची में नहीं नजर आती है। बात यह है कि एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम आई हैव टू फिनिश एक सेकंड देखिए, इनका और एमक्यूएम का मुकमुकाव हुआ था 2012 में, क्योंकि 2010 तक तो वो सूट केसेस लेके गए थे, फैसिस्ट पार्टी करार देते थे, और 2011 में उसको रेवोल्यूशनरी पार्टी किया। तो इन द रियल सेंस ये जो वर्ड मुकमुका यूज करते हैं, और वो मुशर्रफ साहब ने करवाया था। 55 पे मुकमुका है, 55 मुकमुका है जी, कोई मुकमुका नहीं है, केसेस वहीं पे हैं। देखिए, आपने आज का प्रोग्राम किया मैनिफेस्टो पे। 55 और 56 शेख रशीद अहमद, इमरान खान साहब की सीटें हैं सर, उसके बारे में बात करूंगी क्योंकि वो आजकल बोर्ड लगे हुए हैं, हम सब जगह देख भी रहे हैं। ये बता दीजिए कि इसमें क्या हकीकत है, ये क्या है, इत्तेहाद है, नहीं है, क्या है? नहीं, शेख रशीद साहब सीट एडजस्टमेंट है। नहीं, इत्तेहाद नहीं है, वो अकेले हैं, हमने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करे, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग है। ख्याल है उनका, वो सिंगल मैन पार्टी है, उनके साथ और तो कोई कैंडिडेट नहीं है। तो वैसे वो जो मुकमुका की बात कर रहा था, आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट कि वो जनरल मुशर्रफ साहब ने ब्रोकर करवाया था, नहीं वो कराया होगा बिटवीन पीटीआई एंड एमक्यूएम। नहीं कोई नहीं, देखिए सना, आपने आज का प्रोग्राम किया मैनिफेस्टो पे। मैनिफेस्टो होते हैं वादे वही जो हर पार्टी करती है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनकी पार्टी 5 साल हुकूमत में रही। जैसे पहले मैंने अर्ज किया, देखिए अर्ज किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। एहसन साहब सॉरी, आई हैव टू कट यू ऑफ, बहुत शुक्रिया जी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सॉरी 2 सेकंड भी नहीं है, लेकिन मुझे बार बार कहा जा रहा है प्रोग्राम खत्म करने के लिए। से थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर इसे शुक्र लेकर आए, लेकिन बात सिर्फ मैनिफेस्टोस की नहीं है, बात मौकफ की भी है, बात चीजों को करने की भी है, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस से गुजरने की भी है, और उसमें हुकूमत में आना जरूरी है। और यह मानना भी जरूरी है कि पंजाब के आगे भी और जहान है, सिंध भी है, केपीके भी है, फाटा भी है, वहां पे इलेक्टेबल्स कौन होंगे, कौन लेके जाएगा। क्लीन स्वीप के लिए पूरा पाकिस्तान है, वो कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यकीन, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।